वेलकम बैक। हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। इससे पहले हमने कंडेंसर के बारे में बताया था और कंडेंसर के टाइप्स के बारे में बताया था। कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं ऊष्मा हस्तांतरण करने के माध्यम के अनुसार। तो ऊष्मा हस्तांतरण करने के माध्यम के अनुसार जो है 3 प्रकार के हैं, जिसमें हमने बताया था एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर। ये 3 प्रकार के कंडेंसर हमने आपको पहले बताया था। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि कंडेंसर तो कंडेंसर ही हैं, जिस तरह से हम लोग सभी इंसान हैं, लेकिन सभी इंसानों को क्या किया गया है, अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से हैं। जाति के आधार पर अलग अलग कास्ट के जो है व्यक्ति हैं, उनको भी क्लासिफाइड किया गया है। एजुकेशन के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया इंसान को। जैसे कोई हाई स्कूल पढ़ा है तो कहते हैं हाई स्कूल पास है, कोई जो है इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट पास है, कोई कहता है कि अगर बैचलर डिग्री ले लिया है तो कहते हैं ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई जो है डॉक्टरेट का पढ़ाई कर चुका है तो उसको जो है पीएचडी किया हुआ है। तो इस तरह से उस व्यक्ति यानी उस इंसान का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है। मोटाई के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है, मोटा है, छोटा है, इस तरह से जो है मोटा, पतला और ज़्यादा पतला है, मीडियम में है। इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है कि नहीं होता है इंसान का। और लंबाई के आधार पर भी होता है, लंबा है, नाटा है, छोटा है। तो उसी तरह से कंडेंसर का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। क्लासिफिकेशन CLASSIFICATN क्लासिफिकेशन। जैसे क्लास कहते हैं ना, क्लास माने क्या होता है, वर्ग। उसी तरह से क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर यानी कि कंडेंसर का वर्गीकरण। तो कंडेंसर को 3 भागों में अगर ऊष्मा हस्तांतरण करने के माध्यम के अनुसार पर देखा जाए तो 3 हो गए। ऊष्मा के हस्तांतरण के माध्यम के अनुसार में हो गया एयर कूल्ड, दिखाई दे रहा है, एयर कूल्ड कंडेंसर। दूसरा वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर। और तीसरा जो है बताया गया था आपको इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर। अब हम लोग इसके जो है 3 इसकी क्लासिफिकेशन हो गया ऊष्मा हस्तांतरण करने के माध्यम के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर को जो है 2 भागों में और क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला है नेचुरल कन्वेक्शन। दिखाई दे रहा है, नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। पहला हो गया इसका जो है एयर कूल्ड कंडेंसर को क्लासिफिकेशन किया गया है तो नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर यानी प्राकृतिक संवहन विधि। दूसरा है फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। उसी तरह से वाटर कूल्ड कंडेंसर को भी 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला हो गया एटमॉस्फेरिक, वाटर कूल्ड कंडेंसर। दूसरा
सेल एंड ट्यूब टाइप, सेल एंड ट्यूब टाइप, सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल कंडेंसर। अब इसमें जो है सेल एंड ट्यूब टाइप पैरेलल टाइप का होता है, एंड सेल एंड ट्यूब टाइप जो है कॉइल होता है, यानी कि सेल एंड ट्यूब, और दूसरा होता है सेल एंड कॉइल। यानी सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल कंडेंसर में जो है सेल एंड ट्यूब और सेल एंड कॉइल होते हैं। और तीसरा जो है ट्यूब इन ट्यूब टाइप, ट्यूब इन ट्यूब टाइप वाटर कूल कंडेंसर। अब ट्यूब इन ट्यूब टाइप में डबल पाइप कॉइल कहते हैं, डबल पाइप कॉइल भी कहते हैं कंडेंसर, डबल पाइप कंडेंसर। अरे दो पाइप लगाकर एक एक अंदर बनाया जाता है, इसलिए डबल पाइप कंडेंसर कहते हैं। अब यहाँ नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है वायरमेश टाइप, वायरमेश टाइप नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, वायरमेश टाइप, और दूसरा है प्लेट एंड ट्यूब टाइप, प्लेट एंड ट्यूब टाइप। वायरमेश MESH, वायरमेश टाइप, प्लेट एंड ट्यूब टाइप। और फोर्स कन्वेक्शन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फिन्स एंड ट्यूब टाइप, फिन्स एंड ट्यूब टाइप फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, और दूसरा होता है चेसिस माउंट टाइप, चेसिस माउंट टाइप कंडेंसर। अब देखिए हमने कंडेंसर के जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर, इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर, तीन है, समझ में आया। और एयर कूल्ड कंडेंसर को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर और दूसरा है फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। कन्वेक्शन मेथड में हमने आपको बताया था पहले ही ऊष्मा स्थानांतरण करने के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन में, जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां हैं। और ऊष्मा स्थानांतरण के जो तीन विधियां हैं, जिसमें हमने पहला बताया था कंडक्शन यानी संचालन, दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा रेडिएशन यानी विकिरण। तो कंडक्शन जो है केवल ठोस में होता है, और कन्वेक्शन जो है वो क्या होता है, लिक्विड और गैस में होता है, और रेडिएशन जो है क्या होता है, विकिरण है। तो ये तीन जो है ऊष्मा स्थानांतरण करने की जो विधियां हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ऊष्मा स्थानांतरण करने के लिए जो है हम यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर लिखा है नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर मैंने हवा के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा रहा है, और वो भी प्राकृतिक विधि द्वारा। उसमें कोई अलग से जो है कोई माध्यम नहीं लगाया गया है। हवा अपने आप जो है आता है और उस गर्म सरफेस से टकराता है, और उसके अंदर से ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे हम लोग हैं तो हमारा लोग का शरीर जो है एक प्रकार का हीट जनरेटिंग मशीन है, समझ लीजिए। अभी वर्क हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ज़्यादा वर्क कर लेंगे तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अभी जो है
हमारे शरीर से हीट ट्रांसमिशन हो रहा है तो हवा आ रहा है और हमारे शरीर से टकरा रहा है, फिर यहाँ से गर्म होकर चला जा रहा है। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन हो गया, प्राकृतिक संवहन विधि हो गया। लेकिन अगर यही हमारा बॉडी और ज़्यादा गर्म हो जाए और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फ़ैन कूलर का इस्तेमाल करते हैं और उससे बलपूर्वक हवा को एक निश्चित डायरेक्शन में भेजते हैं, तो वो हो गया फोर्स कन्वेक्शन। क्या हो गया? फोर्स कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन समझ में आया। नेचुरल में प्राकृतिक संवहन विधि, यानी कि उसमें हवा का कोई वेग नहीं दिया जाता है, कोई हवा पर दबाव नहीं दिया जाता है।